नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 17 आज अपन करेंगे। 16 मॉडल पेपर अभी तक कर चुके हैं और तैयारी में निश्चित रूप से बाधा आपके आई है और वास्तव में तैयारी बच्चों ने कम कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि अभी तैयारी कम करने की एक प्रकार से जिसने भी कम की है तैयारी वो नुकसान में ही रहेगा, फ़ायदे में बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एक बार अगर अपन लोगों ने तैयारी को छोड़ दिया तो जब दूसरी बार अपन तैयारी स्टार्ट करेंगे तो लगभग 10-15 दिन तो अपने को वही कंटिन्यूटी बनाने में लग जाएंगे। तो समय निकल जाएगा। उसके बाद अब आप ये मान लीजिए कि कोरोना के केसेस मान लीजिए अब दिन दिन घटते चले जाएं, तो फिर तो 20 जून को आराम से परीक्षा हो जाएगी और आपकी तैयारी फिर कैसी है। तो तैयारी को मत छोड़िए, आप लोग कंटिन्यू रखिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ की, अगर आप कंटिन्यू तैयारी नहीं रखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी। चलिए, पहला आपका प्रश्न है कि जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष के काल को क्या नाम दिया है? संवेदी गामक काल, प्रासंग प्रासंग क्रिया काल, प्रासंक्रिया काल सॉरी, मूर्त प्रयोगों का काल, चौथा है औपचारिक संक्रिया काल। तो देखिए, 0 से 2 वर्ष की जो आयु है उसको जीन पियाजे ने संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है? संवेगात्मक स्थिति, बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में सारे ही आएंगे ये बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, 25 से कम, 25 से लेके 50 के बीच या 80 से लेके 90 के बीच। तो जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है मित्रों वो आपकी कितनी होगी? 25 से कम होगी। तो ऑप्शन 2 सही होगा यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न है स्पीयरमैन द्वारा बताए गए बुद्धि के कारकों में कौन सा कारक नहीं है? जो स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए, जी कारक और एस कारक। तो निश्चित रूप से जी और एस तो बताया है, तो जो आर कारक है वो नहीं बताया इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है बुद्धि के विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? केली, पियाजे, गिलफोर्ड या थॉमसन। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बुद्धि के विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जीन पियाजे हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? जो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, उसमें कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? तो साथियों इसका उत्तर रहेगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। अगला प्रश्न आपका, व्यक्ति को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में किस मनोवैज्ञानिक ने बांटा है? शेल्डन ने, युंग ने, केम्प ने या क्रेसमर ने? तो या यहाँ पे आपका आंसर रहेगा युंग ने, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में बांटा है। ये प्रश्न पहले भी आया, अपना पिछले पेपर में था शायद। अगला है कि अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, एकांत में विश्वास करने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला और स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो जो अंतर्मुखी बालक जो होता है मित्रों वो क्या होता है? एकांत में विश्वास करने वाला होता है। वो घुल मिल करके रहना, साथ मिलकर चलना उसको पसंद नहीं है। वो एकांत में रहना विश्वास करता है, एकांतवासी रहता है अंतर्मुखी बालक। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न है कि किस उम्र में बालक अपने आप को अलग प्राणी समझने लगता है? 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष? तो किस उम्र में बालक अपने आप को अलग प्राणी समझने लगता है, यह आपका प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष में बालक अपने आप को अलग प्राणी समझने लगता है। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता का साहचर्य के साथ जोड़ने का काम किसने किया? सृजनात्मकता को किसके साथ जोड़ा? साहचर्य के साथ। यह किसने कार्य किया? यह कार्य किया गया मेड्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। अगला प्रश्न है कि अभिवृत्ति से मापन किया जा सकता है वृद्धि का, चरित्र का, स्थायी ज्ञान का या शिक्षा का? तो अभिवृत्ति से मित्रों किसका मापन किया जा सकता है? वो किया जा सकता है वृद्धि का। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है अभिवृत्ति मापने का कार्य प्रारंभ किसने किया? थ्रस्टन ने किया, वुडवर्थ ने, एडवर्ड ने या ई ए पिल ने किया? तो मित्रों इसका उत्तर रहेगा थ्रस्टन के द्वारा अभिवृत्ति मापने का कार्य प्रारंभ किया गया।
अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का चरण नहीं है। एक, समस्या का ज्ञान। दो, उपकल्पना का निर्माण। तीन, विशेष विशेषज्ञों का चयन। और चार है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का जो चरण नहीं है वो बताना है, तो समस्या का ज्ञान बिल्कुल चरण रहेगा, उपकल्पना का निर्माण भी रहेगा, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष भी रहेगा। इसका जो चरण नहीं रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विशेष विशेषज्ञों का चयन। पहली बात तो ये है कि ये कोई चरण ही नहीं होता ऐसा। दूसरी बात यह है कि इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में विशेष विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। तो स्कूल में जो शिक्षक हैं या जो प्रबंधन समिति में कोई व्यक्ति है, वही जो है वो एक प्रकार से विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर लेता है, ठीक है, और वही क्रियात्मक अनुसंधान में जो अनुसंधान करता है भूमिका निभाता है। लेकिन किसी विशेष विशेषज्ञ की यहाँ पे बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नैदानिक विकारों के संदर्भ में शैशव एवं बाल्यकालीन क्रियाओं पर अधिकतम संबंधित है? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या मानवतावादी? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है? जन्म से पूर्व विकास का सही क्रम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बीजावस्था, ठीक है, एक प्रकार से बीज का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु मिलते हैं, ठीक है, वो वाली अवस्था। फिर है डिम्बावस्था, डिम्बावस्था भ्रूण का निर्माण, एक उसके बाद में डिम्बावस्था के बाद में भ्रूणावस्था आ जाती है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो मित्रों, ये पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यही आपका क्रम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका विकास पर्यावरण द्वारा अधिकतम प्रभावित होता है? शारीरिक आकार एवं दिखावट। 2, गत्यात्मक कौशल। 3, सामाजिक कौशल। और 4, बुद्धि। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा आपका? इसका उत्तर रहेगा आपका सामाजिक कौशल। पर्यावरण के द्वारा अधिकतम यही प्रभावित होगा, सामाजिक कौशल, ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका प्रश्न देखें, RTE 2009 के किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में 50% महिलाओं के होने की बात कही गई है? देखिए मित्रों, ये प्रश्न इसमें पेपर में पहले भी RT से संबंधित आया है, जिसमें ये पूछा गया है कि समिति में कितनी प्रतिशत महिलाएं होंगी, ठीक है, जो 50% होंगी। और इस प्रश्न में दे रखा है कि जो 50% महिलाएं हैं होने की जो बात कही गई है वो किस में कही गई है। निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न एक ही पेपर में परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बाद में डाल दिया कि चलो धारा भी पूछ ली जाए बच्चों से। तो SMC की कौन सी धारा में ऐसा कहा गया है मित्रों? तो ये धारा नंबर किस में कहा गया है? धारा नंबर 21 में ऐसा बोला गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सही रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, ठीक है, धारा 21 में ऐसी चीज़ कही गई है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 की निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? समंजन, संरक्षण, आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण बोल सकते हैं, आत्मसातीकरण एक ही बात है, संतुलनीकरण। तो इसमें सही आंसर आपका क्या रहेगा? यह रहेगा संरक्षण जो है वो इस सिद्धांतों से असंगत है, यानी इससे संबंधित नहीं है। बाकी समंजन, आत्मसातीकरण, संतुलीकरण, ये सारे के सारे शब्द जो जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांत में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावलोवियन अनुबंधन में आवश्यक नहीं है? पावलाव के अनुबंध सिद्धांत में आवश्यक नहीं है। कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? प्रबलन, सामीप्य, आनुषंगिकता, आनुवांशिकता, अनुसंगिकता सही है। फिर उसके बाद में उत्सर्जित अनुक्रिया, अनुक्रिया आएगा, ठीक है। तो पावलोवियन अनुबंधन में आवश्यक नहीं है ये पूछा है, तो आनुषंगिकता ही आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। बाकी तो प्रबलन, सामीप्य वगैरह ये तो रहेंगे निश्चित तौर पे, और उत्सर्जित आपकी अनुक्रिया भी रहेगी। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा या क्लासिकल अनुबंधन द्वारा। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा, स्किनर के अनुसार, क्योंकि स्किनर का क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं, तो ये आपका सही उत्तर रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है
अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, प्रलोभन पर, संज्ञान पर या आवश्यकता पर? तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा 21 में चौथा ऑप्शन सही होगा, आवश्यकता पर आधारित होता है अंतर्नोद। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका 22वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, इच्छा शक्ति या धार्मिकता? तो धार्मिकता निश्चित रूप से इसको प्रभावित करने वाला तत्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष अधिगम में के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? प्रयत्न एवं त्रुटि की विधि, वाद विवाद विधि, अवलोकन विधि या उपयुक्त सभी? तो कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं? तो सभी का कर सकते हैं, उपयुक्त सभी सही रहेगा। अगला प्रश्न, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है? दंड व आरोप को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को, अधिकारी बनने की इच्छा को, पुरस्कार व प्रशंसा को? तो मित्रों इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को जो माना जाता है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है? द्वंद्व, तनाव, कुंठा, ये सारे ही हैं तो उपयुक्त सभी, इसका भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समायोजन की विधियां हैं? प्रतिगमन, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण। देखिए प्रतिगमन हुआ, उदात्तीकरण हुआ, प्रक्षेपण हुआ, सारी की सारी समायोजन स्थापित करने की विधियां ही तो हैं। और ये सारी की सारी कौन सी विधियां हैं? अप्रत्यक्ष विधियां मित्रों। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समायोजन मुख्य रूप से एक व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होती है, 2 पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होती है, 3 1 व 2 दोनों, और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, अगला आप प्रश्न देखिए, सीखने के प्रतिफल पुस्तिका को किसके लिए तैयार किया गया है? शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यालय के लिए या सभी के लिए? तो निश्चित रूप से सबके लिए तैयार किया गया है। शिक्षकों के लिए भी ये है, अभिभावकों के लिए भी है, विद्यालय के लिए भी है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं, यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता का संकेत है? ठीक है, लिपिकीय चिंतन, स्थानीय चिंतन, संगठनात्मक चिंतन या बौद्धिक चिंतन? तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका स्थानिक चिंतन। भाई एक जगह रख सकते हैं, स्थान से संबंधित बात है, स्थानिक चिंतन यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, चिंतन तथा कल्पना में कौन सा अंतर है? एक चिंतन लक्ष्य निर्देशित, जबकि कल्पना में व्यक्ति संबंधित विचार यादृच्छिक रूप से मन में लाता है। यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली लेके आता है एकदम। और दूसरा है, यथार्थवादी चिंतन में तर्क होता है, जबकि कल्पना में कोई तर्क नहीं होता। कल्पना तो कोरी भाई कल्पना मात्र होती है, वो तो सही बात है ये भी। अगला, चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया होती है, जबकि कल्पना में प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया नहीं होती है। 4 है उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों जो अंतर पूछा है, भाई चिंतन के लिए भी सारी बातें यहाँ बोली गई हैं वो सही है। चिंतन लक्ष्य निर्देशित भी होता है, भाई कोई ना कोई लक्ष्य अपना होता है तभी अपन चिंतन करते हैं, किसी समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करते हैं। कल्पना जो है वो व्यक्ति संबंधित विचार यादृच्छिक रूप से मन में लाता है और कल्पना करने लगता है। तो सारी बातें जो ऑप्शंस में बताई गई वो सारी सही हैं दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा। तो मित्रों ये थे आपके आज के 30 प्रश्न। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको पेपर कैसा लगा यह भी बताइएगा। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़े रहें चैनल से। पढ़ाई को देखिए बाधित मत कीजिए बिल्कुल भी। और आज 9 बजे आपको यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका 25 तारीख को पेपर होगा, तो वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। आज 9 बजे आ जाएगा वो, और आप 9 बजे के बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एक प्रकार से आज का वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा कि किस प्रकार से 25 अप्रैल को आप पेपर दे सकते हैं पूरे सिलेबस का, मैथ साइंस का। ठीक है, मैथ साइंस वालों के लिए ही केवल पेपर होगा, लेवल 2 के लिए। एसएसटी का पेपर नहीं बन पाया, देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं और गूगल नोट्स उसके ऊपर गूगल आपके फॉर्म्स पे टाइप करने में बहुत समय लगता है, और प्रश्न भी देखिए अच्छे नहीं बन पाते हैं एसएसटी के। एसएसटी का कोई टीचर हो वही बना सकता है। सुशील जी से जो है संपर्क तो है, लेकिन अभी उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, तो टाइम नहीं है इतना कि वो बना पाएँ। इसलिए मित्रों यहाँ पे साइंस मैथ का ही पेपर हो पाएगा। 25 अप्रैल को निश्चित तौर पे पेपर होगा। कैसे होगा, क्या आपको करना है, ये ज़रूर से ज़रूर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है,
तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। नए साथी जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।